गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम अपने हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर है आपका ब्रिटेन की क्या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी या ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। एंड इसी के बाद हम सेकेंड हाफ में ये देखेंगे कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी ब्रिटिशर्स की। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रिपीटेडली क्वेश्चन सेम आते हैं इससे। दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट है आपका परमानेंट सेटलमेंट, और इसी को हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम एक ही बात है। क्लियर? चलिए, सेकंड है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी सेटलमेंट, और थर्ड है आपका महलवाड़ी सेटलमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में 3 सिस्टम्स हैं, परमानेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, और रिपीटेडली इनसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि किसने ये सेटलमेंट स्टार्ट किया। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि कब किया और कौन कौन से एरिया में थे। दैट्स इट, आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्लियर? उसके बाद रैयतवाड़ी और फिर देखेंगे हम महलवाड़ी सिस्टम, और देखेंगे यहाँ पे हम कि कैसे 2 क्लास इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई। पहली क्लास आपकी कौन सी होगी? जमींदार। जमींदार क्यों होंगे? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट या फिर मैंने बताया इसको बोला गया जमींदारी सिस्टम। अभी तक जो जमींदार लैंड को सिर्फ क्या करते थे, लैंड का सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड का सिर्फ वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बट आप देखेंगे कि कैसे जमींदार ओनर बन गए। क्लियर? और आप देखेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम में और महलवाड़ी सिस्टम में एक क्लास और डेवलप हुई जिसका नाम था मनी लेंडर्स की। ठीक है, साहूकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये 2 क्लास इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, एक जमींदार की और दूसरी आपकी थी मनी लेंडर की। क्लियर? चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट से। परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा, इससे पहले इंडिया में कौन सा सिस्टम था। तो अगर मैं बात करूं परमानेंट सेटलमेंट से पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने किया। तो बहुत इजी है, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। क्लियर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में आपका परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर? चलिए, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपके वाइसरॉय बनेंगे, और वही पोस्ट हमारी आज प्रेसिडेंट की है। ये चीज़ें हम डेप्थ में पॉलिटिक क्लास में देखेंगे कि कौन सी क्या पोस्ट है। पर अभी बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट की। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ परमानेंट सेटलमेंट की, इससे पहले एक सिस्टम था जिसका नाम था इजरा। इजरा मतलब बेसिकली ऑक्शन करते थे हम। मान लीजिए, इससे पहले इजरा जो था वो स्टार्ट किया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, और देखेंगे कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था इजरा। इसमें होता क्या था, इसमें आप लैंड ऑक्शन करते थे। ब्रिटिशर्स आएंगे और बोलेंगे कि बताइए आप में से कौन सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके दे सकता है। तो ऑक्शन होता था। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 10 लाख दे सकता हूँ, किसी और ने बोला कि मैं 12 लाख दे सकता हूँ। तो होगा क्या, बेसिकली एक ऑक्शनिंग हुई, जिसने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसको हम बोलते थे ऑक्शनिंग ऑफ लैंड। बट ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की इनकम हर साल फ्लक्चुएट करती थी। किसी साल 10 लाख आ रहे हैं, किसी साल 12 लाख आ रहे हैं, और किसी साल 8 लाख आ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स की जो इनकम है इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती थी, इसलिए उनको क्या चाहिए था, एक परमानेंट इसका इलाज चाहिए था। और इसीलिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा, अभी क्या हो रहा है, जो लोग आपके कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक जमीन है या एक गांव है। इस गांव में ध्यान रखिएगा, एक इंसान है ए, फिर है से बी, सी एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले जमीन सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल थी। ध्यान रखिएगा, जमीन क्या है, इक्वल है। इन्हीं में से मान लीजिए कि जो ए है, इसका काम ये था कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे सबके टैक्स कलेक्ट कर रहा है और ब्रिटिशर्स को दे रहा है, क्योंकि ऑक्शन में कौन जीता होगा, ये ए जीता होगा।
अब देखिए हुआ क्या, परमानेंट सेटलमेंट मतलब गवर्नमेंट ने बोला इस ए को कि आप अब से जमींदार हैं। ध्यान रखिएगा, जो जमींदार होते थे पहले वो एक हेरिडिटरी पोस्ट नहीं थी, कैसे बन रहे हैं, ऑक्शन के थ्रू। बट ध्यान रखिएगा यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और काफ़ी चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे ए को बोला गया कि अब से आप जमींदार हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने इनको मान लिया कि ये इस सारे के सारे जो लैंड है इसके ओनर है। पहले ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू कलेक्टर थे। अब क्या हो गए, ये पूरे जमीन के ओनर बन गए। क्लियर, इवन ये जमीन को बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे, और ध्यान रखिएगा ये जमीन को गिरवी भी रख सकते थे। क्लियर, आप खुद सोचिए, ये जमीन इनकी नहीं है बट ये इनके पास सारे राइट्स आ गए। क्लियर, ये जो सेटलमेंट है डायरेक्टली किया गया था जमींदार के साथ, और परमानेंटली ध्यान रखिएगा ये फिक्स कर दिया गया कि आप हमें इतना प्राइस देंगे ही देंगे। हुआ क्या, बेसिकली एग्जांपल देखिए, 1793 से पहले मान लीजिए कि पिछले 5 साल का एवरेज देखा गया होगा कि भाई 1789 में कितने रुपए आए हैं, 1790 में कितने रुपए आए हैं, 1791 में कितने रुपए आए हैं, ऐसे करके एवरेज देखा गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आए, यहाँ पे 11 आए, यहाँ पे 12 आए, तो देखिए इनकम क्या हो रही है, हर बार फ्लक्चुएट हो रही है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि पिछले 4 या 5 साल का एवरेज निकाल लेते हैं और जितनी आ रहा है उतना आपको हर साल हमें देना ही देना है। तो मान लीजिए अगर इसका एवरेज 11 लाख है तो आपको हमें 11 लाख रुपीस देने हैं। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब परमानेंटली बोल दिया गया कि 11 लाख आप हर साल हमें देंगे, और ध्यान रखिएगा ये बोला गया कि 1/11 शेयर आपका होगा, बाकी 10/11 आप सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को। क्लियर, इसको ध्यान रखना है। तो 1/11 शेयर किसका होगा, जमींदार का। मान लीजिए कि अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं 11 लाख रुपीस, तो 11 लाख में से 1 लाख आप खुद रखिए एंड 10 लाख आप गवर्नमेंट को दीजिए। इससे होगा क्या, हर साल 10 लाख मिलते रहेंगे सरकार को, परमानेंटली मिलते रहेंगे। क्लियर, तो ये जो सिस्टम था, इसी सिस्टम को बोला गया जमींदारी सिस्टम। अभी आपको मैं बताऊंगा इस सिस्टम की काफी सारी प्रॉब्लम्स भी थी। क्लियर, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जमींदार, ध्यान रखिएगा एक चीज और, जमींदार को पहले से ही एक प्री डिफाइंड डेट दी जाती थी कि इस दिन तक आपको सबमिट करने हैं रुपए। मान लीजिए कि कोई भी डेट है, मान लीजिए आपको बोला कि 31 दिसंबर तक आपको टैक्स सबमिट करना है। जैसे मान लीजिए टैक्स को सबमिट करने की डेट क्या होती है, 31 दिसंबर, जो कि कोविड की वजह से अभी 31 मार्च हो गई है। क्लियर, तो 31 दिसंबर को मान लीजिए कि आपको टैक्स कितना रुपए सबमिट करना है, 10 लाख रुपीस। होगा क्या, ध्यान रखिएगा, जमींदार एक्सप्लॉइट करके या कैसे भी 10 लाख रुपए जमा करेगा, और नहीं कर पाया तो अपनी जेब से देगा, इतने उसको देने ही देने हैं। क्लियर, उसको करने कितने कलेक्ट है, 11 लाख। अब ध्यान रखिएगा जमींदार क्या हुआ, इसके बाद काफी ज्यादा लोगों में एक्सप्लॉइटेशन करने लग गए, और यहाँ पे उन्होंने 11 लाख नहीं, उन्होंने 15-20 लाख बनाना भी स्टार्ट कर दिया। क्लियर, ध्यान रखिएगा 10 लाख तो देने ही देने हैं, और एक प्री डिफाइंड डेट होती थी, पहले से ही डिफाइन हो जाएगी कि इस दिन तक आपको रुपए देने हैं, और अगर आप नहीं दे पाए तो आपकी जो जमींदारी राइट है वो चले जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री डिफाइंड डेट तक रुपए नहीं दे पाए तो आपका जमींदारी राइट छीन जाएगा आपसे, किसी और को जमींदार बना देगी गवर्नमेंट। क्लियर, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोलते थे सनसेट लॉ। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या होता है, सनसेट लॉ मीन्स आपको एक प्री डिफाइंड डेट है, उस डेट तक आपको पैसे सबमिट कराने हैं, और अगर आप नहीं करा पाए तो आपकी जो जमींदारी राइट है वो आपसे छीन ली जाएगी। क्लियर, चलिए अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे देखिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जितना भी सरप्लस होगा उस पे गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है। क्लियर, सरप्लस जमींदार रख सकता है। प्रॉब्लम्स देखिए क्या क्या आई, मैंने आपको बताया अभी तक जो जमींदार है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो इस जमीन में टैक्स वसूल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पर हुआ क्या, इसके बाद उनकी जो पोजीशन थी वो किसकी बन गई, लैंड ओनर की, और वो जमीन को बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं इस सिस्टम के। एक कॉन्सेप्ट आया जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, ठीक है, एब्सेंटीज लैंडलॉर्डिज्म। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको बताना होना चाहिए कि एब्सेंटीज लैंडलॉर्डिज्म क्या होता है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी से आया है। देखिए क्या था ये कॉन्सेप्ट, चलिए देखिए। एब्सेंट मतलब पता होगा आपको, छुट्टी में। एब्सेंटीज और कौन छुट्टी में,
लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है, लैंड के लॉर्ड है, जमींदार है, छुट्टी में है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। हम मान लीजिए एक जमींदार है जेड, अभी एग्जाम्पल जो हमने लिया था वही लेके चलते हैं। इसने 11 लाख रुपीस टैक्स लेना है, 10 लाख देना है गवर्नमेंट को, 1 लाख खुद रखना है। सरप्लस जो भी होगा सब इसका, चाहे ये कितना भी वसूले, 12 भी वसूल सकता है, 13 भी वसूल सकता है। अब जमींदार करते क्या थे, जमींदार बोल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई गांव है, होता क्या था, कभी ऐसा होता था, कभी सूखा भी पड़ जाता था। जब सूखा हो जाएगा तो इतना टैक्स नहीं वसूल पाएंगे, ध्यान रखिएगा, इतना टैक्स आपका नहीं वसूल पाएंगे जमींदार। तो होगा क्या, इससे अच्छा वो बोलते थे कि भाई अगर अभी ग्रोथ अच्छी है तो जितना मैं वसूल सकता हूँ वसूल लूँ। इवन वो 11 का 15 लाख 20 लाख भी वसूल लेते थे। एग्जाम्पल बता रहा आपको मैं। इससे हुआ क्या, इससे जमींदार काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए, काफ़ी अमीर हो गए, ज़मीन भी है इनके पास और काफ़ी ज़्यादा रिच भी हो गए। अब हुआ क्या, जमींदार जो थे वो गाँव में थे, अब इन्होंने क्या किया, गाँव छोड़ के वो चले गए शहर की तरफ, अर्बन की तरफ। क्यों गए, एक बेटर लाइफ के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो बेसिकली बेटर लाइफ के लिए ये चले गए शहर, और अपने गांव में पीछे छोड़ दिया एक और जमींदार। समझिएगा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये। जमींदार एक बेटर लाइफ के लिए चले गए शहर में और अपने पीछे एक जमींदार को रख दिया, बोला कि अब से आप जमींदार हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या बोला कि अब से आप जमींदार हैं, आप वसूलिए 11 लाख, आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। 11 लाख में से एक काम कीजिएगा कि 10 लाख गवर्नमेंट को देना है, 1 लाख जो होगा उसमें हम 50-50 कर लेंगे, ठीक है, पर सारा काम आप संभालिए। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा खासा अपना पैसा बना लिया है। उसके बाद फिर सेम ऐसे ही ये भी ज़्यादा अमीर हो गया, ये भी क्या चला गया, शहर चला गया, अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अच्छे आप बोल सकते हैं बेटर लाइफ के लिए। इसने भी अपने पीछे एक जमींदार छोड़ दिया। एंड ऐसे करते करते ये चेन काफ़ी लंबी बन गई और ओरिजिनल में पता ही नहीं है कि जमींदार है कौन। क्लियर, ये इसको पैसे भेज रहा है, इसको पैसे भेज रहा है, इसको पैसे भेज रहा है। जो लास्ट वाला होगा वो गवर्नमेंट को 10 लाख भेज रहा है, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट वाला होगा, मान लीजिए ये Z7, 7th वाला अभी जमींदार है, 7th वाला 10 लाख तो गवर्नमेंट को देगा जो फिक्स कर रखे हैं। बाकी सिर्फ वो 1 लाख ही नहीं वसूल रहा, वो काफ़ी रुपए वसूल रहा है, ध्यान रखिएगा। लोगों का एक्सप्लोटेशन कर रहा है। और क्या कर रहा है, मान लीजिए इसने 5 लाख सरप्लस किया, तो 5 लाख सरप्लस में से सबको आगे आगे भेजता रहेगा। मान लीजिए 1 लाख खुद रखे और आगे 2 लाख आगे भेज दिए, एंड सो ऑन चलता रहा, तो यहाँ तक शेयर जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सेंटीज लैंडलॉर्डिज्म इसको बोला जाता है कि एब्सेंट है, ठीक है, पता ही नहीं है कि असली में जमींदार है कौन, और इससे लोगों का एक्सप्लोटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला सिस्टम था आपका, जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट, जिसको बोला गया है जमींदारी सेटलमेंट। अगली क्लास में हम देखेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। थैंक यू सो मच।